Hi everyone and welcome back to my channel called zuzanareacts, where I learn all things Bharat with your help, and I just share my Slovak Central European point of view. And in today's video we are going to look into Indian students in America and what's happening there. Many of you have previously talked about it in this comment, and I decided to explore the topic. I did not preview the video, so it's my pure first time reaction. But before we jump into today's video, please like this video and click on the subscribe button and turn on the notification. Thank you so much for your support. I say let's get started. जनवरी 2023 जानवी एक इंडियन स्टूडेंट की यूएस में मौत हो जाती है। मौत की वजह रोड क्रॉस करते वक्त एक फुल स्पीड से आती पुलिस कार से टक्कर। लेकिन इस एक्सीडेंट पे अफसोस जताने की बजाय जैसे ही ऑफिसर को पता चला कि जानवी इंडियन है, वो जोर जोर से हंसने लग गया। Yeah, just write a check. $11,000. She was 26 anyway. She had limited value, but she is dead. 29 अक्टूबर 2023 एक 23 साल के। Can I just stop here for a second and say that's batshit crazy? Like, that is clearly someone who has some mental health issues to be saying or doing that. I'm shocked. I'm literally like first minute of this and I'm shocked. वरुण को उसके एक अमेरिकन जिम पार्टनर ने चाकू से मार डाला। वजह उसे वरुण की शक्ल वियर्ड लगती थी। Varun Rajpucha was attacked October 29th at the Planet Fitness near campus. The suspect, Jordan Andrade, now charged with murder. Jordan says he found Varun, quote unquote, a little weird. 17 जनवरी 2023 22 साल का नील आचार्य अचानक से मिसिंग हो गया। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसकी लाश उसके कॉलेज से मिली जहां पे वो पढ़ाई करने जाता था। एंड ये बस 2-3 केसेस नहीं है, हम सिर्फ इसी साल की बात करें ना तो इंडियंस के ऐसे टारगेटेड किलिंग के इंसिडेंट्स आपको यूएस में कई सारे मिल जाएंगे। सो आखिर क्यों अचानक से यूएस में इंडियन स्टूडेंट्स की मौत हो रही है? वेल, हर कोई इसके सिर्फ एक ही वजह बता रहा है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इनफैक्ट यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट विवेक रामास्वामी ने भी कहा कि उन्होंने खुद रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है और उनके मुताबिक रेसिज्म यूएसए में ही मैन्युफैक्चर होता है। I have faced racial discrimination in my life. जो अब वहां पर इस लेवल तक बढ़ चुका है कि स्कूल में जाने वाले इंडियन बच्चे भी, उनके साथ भी रेसिज्म हो रहा है। आज यूएसए में हर 2 में से एक इंडियन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है और इनफैक्ट ये इतना प्रेवलेंट है कि हाल ही में इन्होंने हमारे महात्मा गांधी जी की स्टैचू को भी गुस्से में आकर तोड़ दिया था। Destroyed and handcrafted statue of Mahatma Gandhi with a sledgehammer at a Hindu temple in New York. But you know what? असल में ये जो डेथ्स हो रहे हैं ना, इनके पीछे की वजह सिर्फ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इस डिस्क्रिमिनेशन की रियलिटी और इसका एक्चुअल रूट कॉज तो कुछ और ही है। एंड यही एग्जैक्टली आज ही वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि यूएस में इंडियंस के अगेंस्ट एक्सट्रीम लेवल ऑफ हेट क्राइम्स क्यों हो रहा है, कैसे यूएस के सिस्टम का एक सिंपल सा फ्लॉ नेशन वाइड इतना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है, एंड इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। अगर आपके साथ रेसिज्म हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। आज हम इंडियंस यूएस की लार्जेस्ट डायस्पोरा है। हर साल 90,000 से 1 लाख इंडियंस यूएस जाते हैं एवरी ईयर। एंड जैसे हम वहां पे एडजस्ट होते हैं, उनके कल्चर को अपनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही अमेरिकन भी इंडियन से मिक्स होते हैं। इनफैक्ट कई अमेरिकन हमारे कल्चर को बढ़ चढ़ के सेलिब्रेट भी करते हैं। वन ऑफ द मेजर रीजंस बीइंग यूएसए को इंडियन टैलेंट से काफी ज्यादा फायदा होता है। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, खुद इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, एडोबी, ऐसे कितने सारे अमेरिकन जायंट्स हैं जिन्हें लीड इंडियंस कर रहे हैं।
यूएस की सिलिकॉन वैली दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है एंड रिपोर्ट्स कहती है कि वहां पे 50% से भी ज्यादा स्टार्टअप्स जो $1 बिलियन और हायर वैल्यूड है वो इमिग्रेंट्स ने फाउंड की है, जिनमें सबसे बड़ा नंबर हम इंडियंस का ही है। इनफैक्ट यूएस के एक मिनिस्टर ने तो उनके पार्लियामेंट में तक एक्सेप्ट कर लिया था कि इंडियंस यूएस इकोनॉमी में जॉब क्रिएटर्स है। एंड अगर आप देखो तो वहां इंडियन टेक इंडस्ट्री ने अकेले 2,07,000 अमेरिकन को जॉब्स दी है। जॉब क्रिएटर्स होने के अलावा भी इंडियंस अगर सर्विस सेक्टर में भी है तो वो भी काफी हाई स्किल्ड जॉब्स में है। इनफैक्ट H1B वीजा तो है ही ताकि अमेरिकन इंडिया से बेस्ट टैलेंट को अपने देश अट्रैक्ट कर सके, उन्हें यूएसए में जॉब वीजा दे सके। यूएस गवर्नमेंट तो खुद एवरी ईयर इंडियंस के लिए H1B वीजा का परसेंटेज बढ़ाते ही जा रही है। आप इस ग्राफ में देख सकते हो 2015 से 2020 तक ये नंबर बढ़ते ही जा रहा था। इनफैक्ट एक सर्वे के अकॉर्डिंग नॉट जस्ट यूएसए, ग्लोबली भी काफी वेस्टर्न कंट्रीज आज इंडियन इमिग्रेंट्स के लिए फाइट कर रही है, स्पेशली द यूके। एंड ऑफ कोर्स काफी इंडियन स्टूडेंट्स भी यूके स्टडीज के लिए जाना प्रेफर करते हैं, बट द प्रॉब्लम इज वहां पर जाने के लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट होना जरूरी। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, इंडियंस इन पॉलिटिक्स भी देखिए तो करंट यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में 130 इंडियन अमेरिकन टॉप पोजीशंस पे हैं एंड दे हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड इंडियंस। Indian of descent Americans are taking over the country. You, my vice president, my speechwriter, Vinay, I tell you what, but thank you. You guys are incredible. Bharat and America, sub se achi dost. लेकिन देन माय क्वेश्चन इज कि फिर क्यों यही लीडर्स इंडियंस के अगेंस्ट ऐसे बयान भी देते हैं? We will follow two simple rules. Buy American and hire American. क्यों उन्होंने एंटी इंडिया बिल और इंडियन कंपनीज के अगेंस्ट इमिग्रेशन बिल भी लाया? वेल, हमारी रिसर्च के हिसाब से हमें कुछ ऐसे रीजंस मिले जो इस प्रॉब्लम के सिर्फ सिम्टम्स हैं और कुछ जो इस प्रॉब्लम का रूट कॉज है। स्टार्ट करते हैं रीजन नंबर 1 से, व्हाइट मेन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इसका सिंपल मतलब है जो गोरा है वो बाकी रेसेस से ज्यादा सुपीरियर है। सो ये जो माइंडसेट है ये कहीं ना कहीं अमेरिकन स्टूडेंट्स में बचपन से ही डाला जा रहा है एंड इसका बेस्ट प्रूफ है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये रिसर्च पेपर। इसमें एक हिस्टोरियन डोनाल्ड येकॉवने ने 1800 से लेकर 1900 यानी कि पूरे एक सेंचुरी तक की 3000 यूएस हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स को स्टडी करके ये प्रूव किया कि व्हाइट मैन सुपीरियर है और ब्लैक्स नहीं। ये माइंडसेट बचपन से ही अमेरिकन के दिमाग में कहीं ना कहीं फीड करवाया जा रहा है, वो भी स्कूल टेक्स्ट बुक्स के थ्रू। सबसे पहले उन्होंने इस किताब की बात की जो खुद उन्होंने ही 5th ग्रेड में पढ़ी थी। ये बुक अमेरिकन हिस्ट्री के इन 2 मेजर इवेंट्स के पीरियड की थी, लेकिन एक तरफ जहां इस बुक में सिविल वॉर को व्हाइट मैन वॉर बताकर उन्हें ब्रेव, हीरोइक और अपने हक के लिए लड़ने वाले आइडल्स की तरफ पेश किया गया, वहीं पे बुक में ब्लैक मैन के एंटी स्लेवरी मूवमेंट जहां पे ब्लैक्स अपने हक के लिए लड़ रहे थे, उन इवेंट्स की बात ही नहीं की गई थी। नेक्स्ट उन्होंने एक अफ्रीकन अमेरिकन राइटर का किस्सा बताया जिनका ये कहना था कि उन्हें अमेरिकन हिस्ट्री बुक्स ने ये पढ़ाया कि उनके अफ्रीका की तो कोई हिस्ट्री ही नहीं थी, उल्टा अफ्रीकन को यूरोप ने बचाया और वही उन्हें अमेरिका लेकर आए। एंड इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि 1920s के दौर में अगर कोई अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट टीचर से ये पूछ भी लेता था कि उन ब्लैक लोगों की हिस्ट्री के बारे में उनकी टेक्स्ट बुक में कोई भी बात क्यों नहीं लिखी गई है, तो टीचर्स उनकी बात को ये कहकर रफा दफा कर देती थी कि उन्होंने तो कुछ ऐसा काम ही नहीं किया है जिसे हिस्ट्री में ऐड किया जा सके। बेसिकली अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो ऐसे कई और इंस्टेंसेस उन्होंने शेयर किए जिससे कहीं ना कहीं क्लियर हो जाता है कि क्यों अब भी वहां पे डिस्क्रिमिनेशन इतना कॉमन है। लेकिन अब ये डिस्क्रिमिनेशन और ज्यादा हो रहा है, जिसका रीजन है हमारा ट्रिगर नंबर 2, राइज ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स इन अमेरिका। द हिंदू ने रिसेंटली कोट किया कि यूएस जाने वाले इंडियन स्टूडेंट्स पिछले साल से 35% बढ़ गए हैं एंड इसी राइज की वजह से इंडियन स्टूडेंट्स के साथ हो रहा डिस्क्रिमिनेशन भी पहले से और ज्यादा दिख रहा है। एग्जाम्पल के लिए 100 इंडियन स्टूडेंट्स में से 50% के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यानी 50 लोग के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन अभी अगर स्टूडेंट काउंट ही 100 से 1000 हो गया तो उसका 50% तो 500 होता है एंड जो नंबर 550 के सामने काफी इजीली नजर में आएगा। एंड सडन राइज इन डिस्क्रिमिनेशन के पीछे एक और रीजन है जो हमारा तीसरा मेजर ट्रिगर पॉइंट भी है, विच इज यूएस का इकोनॉमिक डाउनफॉल। इस प्रॉब्लम की वजह से आज यूएस कंपनीज में मास ले ऑफ्स हो रहे हैं, लेकिन ये ले ऑफ्स इंडियन से ज्यादा खुद अमेरिकन के साथ हो रहे हैं एंड कहीं ना कहीं यही वजह है इंडियंस के प्रति राइज इन डिस्क्रिमिनेशन की। इसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सो यूएस की एक कंपनी डिज्नी कंपनी ने क्या किया ना, उन्होंने अपने अमेरिकन एम्प्लॉइज को निकाला और एक अमेरिकन की सैलरी में 4 इंडियन एम्प्लॉइज रख दिए।
एंड इसके बाद उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया कि ऐसा करने के बाद उनकी कंपनी का प्रॉफिट 25% से 49% तक बढ़ गया। एंड ये सिर्फ एक एग्जांपल है, लेकिन ये सिनेरियो आपको यूएस की हर दूसरे कंपनी में देखने को मिल जाएगा। धीरे धीरे अमेरिकन का जॉब मिलना कहीं ना कहीं मुश्किल होते जा रहा है, उनकी जॉब सिक्योरिटी कमजोर होते जा रही है। लेकिन चलो, हमने ये तो समझ लिया कि वो कौन से रीजंस है जो इस इशू को अभी ट्रिगर कर रहे हैं। लेकिन अगर अब रेसिज्म जैसे एक मुद्दे की बात करें तो कहीं ना कहीं ये फंडामेंटली पॉलिटिकली चार्ज भी है। अब बाय अमेरिका तो फिर भी ठीक है, हम भी इंडिया में स्वदेशी और मेड इन इंडिया प्रमोट करते हैं, राइट? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये पॉलिटिशियंस हायर अमेरिकन कहते हैं तो ये लोगों को ये मैसेज देता है कि अमेरिकन की जॉब इंडियंस की वजह से जा रही है। बेसिकली पॉलिटिशियंस अपनी जनता से ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम हमें वोट दोगे तो हम तुम्हें जॉब दिलवाएंगे इंडियन से छीन कर। एंड ये वर्क भी करता है। एंड यू वोंट बिलीव, सिर्फ और सिर्फ इसी एक नैरेटिव से 2016 इलेक्शन में ट्रम्प का वोट शेयर 74% से बढ़ गया था। सेम किया था यूएस सेनेटर टेड क्रूज ने भी। इन्होंने भी वोट जीतने के लिए कहीं ना कहीं ऐसा ही दोगलापन दिखाया था। वो 2013 तक प्रो इमिग्रेशन पॉलिसीज को सपोर्ट कर रहे थे। एंड ये पॉलिसी कहीं ना कहीं इंडियंस के लिए बेनिफिशियल भी थी, क्योंकि इससे ज्यादा से ज्यादा इंडियंस यूएस में जाकर जॉब कर पाते थे। लेकिन 2015 में इन्होंने सिर्फ वोट बैंक के लिए सीधे सीधे द अमेरिकन जॉब्स फर्स्ट एक्ट ऑफ 2015 नाम का बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया। इस बिल से बेसिकली एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती, बट फॉर्चुनेटली ये बिल पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ। सो बेसिकली बाय एंड लार्ज वोट बैंक पॉलिटिक्स सोशल नैरेटिव डिक्टेट करता है, यानी कि जनता क्या सोचती है वो डिक्टेट करता है। बट यूएस के केस में स्पेसिफिकली एक और प्रॉब्लम है, उनका फॉल्टी एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ। देखो, ये इंडियन लॉ है, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, जिसपे क्लियरली बताया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन करने वालों को 1 से 2 साल की जेल तक हो सकती है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ ये है यूएस का लॉ, जिसने अपनी कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लॉ तो बनाया है। वहां पर डिस्क्रिमिनेशन एक क्राइम तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट मेंशन नहीं की है। मतलब डिस्क्रिमिनेशन करने वाले के साथ क्या होगा, कितने साल की सजा होगी, कितना जुर्माना भरना पड़ेगा, ये पनिशमेंट मेंशन नहीं है। वहां ये चीजें थोड़ी सी एम्बिग्विटी में छोड़ी है, यानी कि केस की सिवियरिटी, गंभीरता को देखकर जजेस पनिशमेंट डिसाइड करते हैं। लेकिन लॉ के इसी लूपहोल से कई बार हेट क्राइम करने वाले बिना किसी पनिशमेंट के छूट जाते हैं। एंड कई बार तो पनिशमेंट देते वक्त भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, और ये खुद यूएस सिविल लिबर्टी यूनियन ने एक्सेप्ट किया। बट देखो, जैसे मैं हर बार कहती हूँ, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि अगर आप यूएस में रह रहे हो या फिर एक स्टूडेंट हो जो यूएस जाना चाहते हो तो आप डर जाओ। मेरा इस वीडियो के जरिए एक ही मकसद है, ये बताना कि डू नॉट कॉज द डार्कनेस, लाइट अ कैंडल। करंटली बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स यूएस पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मेरे खुद के बैच से आधे से ज्यादा मेरे फ्रेंड्स फॉरेन कंट्रीज में पढ़ने चले गए हैं। सो ऐसे में उन्हें पता होना चाहिए कि उनके साथ अगर ऐसा कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उन्हें क्या करना है, क्योंकि कई लोग इसे एक्सेप्ट करके भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, इस पर सवाल नहीं उठाते हैं। रेसिज्म तो विवेक रामास्वामी के साथ भी हुआ था, लेकिन आज वो यूएस के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। उन्होंने उस रेसिज्म को अपनी जिंदगी में एक ऑब्स्टिकल नहीं बनने दिया। एंड एग्जैक्टली इसीलिए आपके साथ अगर रेसिज्म हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके सॉल्यूशंस क्या है, आप क्या स्टेप्स ले सकते हो उसके अगेंस्ट। सो फर्स्टली, नो योर राइट्स। आपको आपके राइट्स पता होने चाहिए। रेस, रिलीजन, सेक्स, कलर, एथनिसिटी या नेशनल ओरिजिन को लेकर डिस्क्रिमिनेशन यूएस लॉ के अंडर इलीगल है। सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 यूएस में एम्प्लॉयमेंट के लिए जाने वाले इमिग्रेंट्स के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। मतलब डिस्क्रिमिनेशन होने पर चुप बैठने की जरूरत नहीं है। आप यूएस के लीगल सिस्टम को भी फॉलो कर सकते हो, जिसके लिए सेकंड सोल्यूशन को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट द इंसिडेंट एंड रिपोर्ट इट। आपके साथ जो भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो, आप उसे अच्छे से रिकॉर्ड कर लो और उसके बाद ही केस फाइल करो। इंसिडेंट कहाँ हुआ, कितने बजे हुआ, क्या डेट थी, ये सारी चीजें केस फाइल करने पे एविडेंसेस के तौर पे यूज होती है, तो इसे काफी बारीकी से नोट करना। प्लस आप वहां पे डिफरेंट अथॉरिटीज को अप्रोच कर सकते हो। एक, आप पुलिस के पास जा सकते हो। अगर कंपनी में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो एचआर डिपार्टमेंट में भी कंप्लेंट कर सकते हो। इफ नॉट, यूएसए में वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन कंप्लेंट फाइल करने के लिए एक अलग कमीशन भी एस्टैब्लिश है, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन, जहां आप अपनी रिपोर्ट फाइल कर सकते हो। एंड जैसा मैंने पहले भी बताया, डिस्क्रिमिनेशन और हेट क्राइम के अगेंस्ट वहां की जुडिशरी पहले केस की सिवियरिटी समझकर परपेट्रेटर को सजा देती है, तो स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स आपके पास होना काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है, एजुकेट अदर्स। आप अपनी डिस्क्रिमिनेशन की स्टोरी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करके दूसरों को इसके बारे में एजुकेट कर सकते हो। एंड लास्टली, खुद इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऐसे सिचुएशंस के लिए मदद नाम का एक पोर्टल बनाया है, जहां आप रजिस्टर करके इंडियन गवर्नमेंट से भी हेल्प मांग सकते हो।
एंड ये सबसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपका कोई भी रिलेटिव, कोई भी फ्रेंड अब्रॉड जाने वाला है, स्पेसिफिकली यूएस, तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना. यू नेवर नो, यू माइट जस्ट सेव अ लाइफ. And we're back. I'm shooting this after our prime minister in Slovakia has been shot, and I cannot even find the words to express almost anything anymore. I've written a couple of notes, but maybe let's go step by step. Obviously, we are all aware that discrimination in the US is clearly there. I never lived in the US, so I don't really know what it is. Day to day, I know from my Black friends in the US that apparently police can just stop you just because you're Black. Obviously, it's a big country. I just am wondering these days, and I know that this is not in the light of, anything that's happened in my region, but like, where are we going as a humanity? What is the solution? Like, how unevolved we are as a species. At the very start, she showed this video of a guy laughing. There's just way too many thoughts that are going through my head, and I think that me, and I like to take a more spiritual angle on this one. And first of all, none of us is fully good or fully bad. That's the fabric of the world. So to think that we are any different is naive. If we were all just good and righteous or what have you, we perhaps would not be living on this planet. It, however, is shocking that there is this, I don't know, where is the humanity? Tell me, you guys, in the comments. Where is humanity? How low do we drop as humans? I have learned so much from you during this channel. I didn't know even about the white kind of supremacy theory. It's an interesting concept. Just I'm shocked that things like that actually even exist. I feel like a lot of Indians are putting all kind of white people in one bucket, which is a gross misunderstanding of what's obviously currently happening. I think, first of all, in every nation, you have different kinds of people. That is the bottom line. Second of all, as I try to educate you, Slovakia, like, it doesn't really matter that I'm white, because if I go to the UK, I'm the Eastern European, that I'm the cheap labor force. I'm looked down on, someone to be exploited. So it really is just pertaining to certain countries or powers, if you like, that created these narratives. As I said on many occasions, people don't know and don't realize Slovakia has basically throughout history been a slave nation to all the nations around. And that's the fact, right? And the reason also why I'm saying that it's very easy to generalize. And I think that this is where the world has ended up these days. But it's hard to actually look also at all the evidence that's out there and trying to understand. And I think generalizations are definitely in our life useful. Like, you need to know not to cross the line when you hit the street. I don't know how it is in India, but like when you're on red, chances are you're gonna get killed. So it's good, like from the mental psychological processes, it's helpful. But from evaluation processes, it can be a very rather dangerous tool. It is
it is shocking and it's deeply saddening that this is where we are at this stage of the game. You know, we've been through wars, every continent has been fought on. And how do we, and I would love to know from you, how do we come together as one, as humanity? I always say that if there was one religion, I would choose kindness. And, you know, like this just basic mutual respect. But that is on the self-work of an individual, self-work on your personal level. When you speak, when you also speak on social media, you know, even me, I get some most ridiculous comments on the videos, completely unfounded, completely like aggressive. I just really don't understand what is the world that we are currently living in. It is truly saddening and disappointing, and I think we all need to do better as humans, like when it comes to information, to be able not only gauge facts but also evaluate them in the context. I mentioned that many times. You can have all facts you want, but if you don't understand the context, your interpretation will likely be wrong. Accusing people, being rude to people, I mean, you know, what you say is a reflection on you. So if that's, as a humanity, we are, like we saw in this video early on, we are proud of that, that's just something terribly wrong. You know, we don't have that saying in Slovakia, but I like the saying, like, if you have nothing nice to say, don't say anything. And trust me, I'm sometimes a very opinionated person, but I try to work on myself. As I said, no one is inherently good or bad. We have both polarities within us, and we need to work with that, and we need to evolve. I honestly can't comment on the situation in the US. It's deeply sad. They clearly have issues with different races. I feel like the American case is more than that what perhaps happens in Europe. For example, in Slovakia, you're in a white region. We didn't have contact with different races by white. So, you know, when I feel like people are discriminating, it's the fear of the unknown. I think once you start understanding different cultures and motivations of people, things become different. They mentioned an interesting fact about, for one American you can hire 4 Indians, quite likely, because everyone is offshoring to India. Even in Slovakia. Slovakia was an offshoring country, but even operations like of the big companies like IBM, something I think Dr. Ankan Shah had been predicting, are moving. You know, like the tech companies, and they're moving to India. So yeah, it perhaps will create in people animosity, because you're losing your job, you're using your livelihood. But I guess that's just like the evolution of the world. And you know, if you want to stay in the game as a business, you need to find financial kind of resources that and profits that will make it sustainable for you to run the business. So it is, but yeah, it can create hatred and you know, like negative emotions in people. Possibly, again here I appeal to humanity as to, you know, like if you don't understand how business works, it's a tricky one. We live in a time where you need to constantly upgrade your skills. Previous generations didn't have to do it. They had a concept of job for life. Now skill rate is changing, so your skills get outdated every 5 years, and I believe it's going to become even faster when it comes to acceleration. So
it makes it then trickier for us, because let's say you're in one job for 10 years, you know, you learn your ropes and you just do the same thing, and then you actually have time to live your life. Now, if you really are like driven in your career, if you want more money because it's better comfortable living in a way, you know, and not even comfortable, like, yeah, comfortable living. What I'm saying, not even comfortable living, because the costs have skyrocketed here, right? Like, you get it's a standard salary that you had, and now your expenses are 30% more. So just for you to maintain the standard of living, you need to keep working on yourself. And what that means? Well, what that means, sitting on your butt and learning new things during the week, instead of going on holidays, instead of going out with friends or family, because you have a responsibility to your family to make sure you maintain your job and you're competitive on the market. We live in a very, very peculiar times. I just really hope that we can, as a humanity, somehow come as one and start really be kind. And, you know, and even if we're not, just trying to recognize why do I have that need to say that to someone? Where is this coming from? You know, we're all making mistakes, but you know, if I feel like if everyone understood spiritually, we're all connected, we're all one, we all affect one another, I think a lot will change. It's sad that we're not kind of being taught that. And you know, I believe that the concept of oneness does come from India, and I think it is something that personally should be adopted throughout the world, just so people are, you know, kind to one another. But maybe an education is needed around, you know, what different cultures are like, what different people are like. Just because we're different doesn't mean we're bad. And understanding that no one is inherently good or bad. We have both qualities. Because we're evolving. You cannot evolve if you're already perfect. And that's, I don't think, the experiment called Earth is about. One thing that I wanted to just ask you guys was, so there is clearly a lot of people still migrating to the US. You have the NRIs, etc. I just wonder, maybe for just my insight, is like, what is the status now? Is still a lot of people migrating? Why the US predominantly? Is the US really predominant country to go to? So what are the benefits? Kind of, is it because you want to start a company? Because I understand that you have a huge startup ecosystem already in India. So just curious to understand why the US is just for education and go home, or, you know, it's a different culture, different values that maybe are more aligned with the person. So it would be really nice to know. And with that being said, you can see that I'm not overall animated today. I am still processing a lot of things. And this is another shocking video to what I've already been processing on our end. I just want to leave you with the fact that be kind. Just be kind. You know, everyone is fighting the battle you really know nothing about. And just be kind. Always. Thank you guys for watching. And I'll see you in the next video. Bye-bye.